आज हम ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका अर्थ जानते हैं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है कि पृथ्वी के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, भूमंडलीय उष्णन कहा जाता है। देखिए, गर्मी थोड़ी बहुत आवश्यक भी है। पृथ्वी पर वातावरण है, उस वातावरण की वजह से पृथ्वी पर गर्मी है और यह गर्मी जीवन जीने के लिए आवश्यक है। अगर ये वातावरण नहीं होता तो निश्चित तौर पर पृथ्वी एक ठंडा ग्रह होती और यहां पर जीवन संभव नहीं हो पाता। लेकिन जब ये औसत तापमान से अधिक वृद्धि हो जा रही है प्रदूषण के कारण, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होती जा रही है, धरती के लिए नुकसानदायक है, जीवन जीने के लिए नुकसानदायक है। इसी कारण ये समस्या बनती जा रही है और इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग को ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। इस ग्रीन हाउस से ही हम इसका कंसेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ग्रीन हाउस है ये। देखिए, फसल उगाने के लिए सूर्य की गर्मी आवश्यक है। पौधे जो फसल होती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य की गर्मी अनिवार्य होती है। लेकिन जो ठंडे प्रदेश होते हैं, जहां बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, धूप बहुत कम निकलती है, ना के बराबर निकलती है, उन ठंडे प्रदेशों में फसल उगाने के लिए इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं जिनको हरित गृह कहते हैं कि उनमें सूर्य का प्रकाश जाता तो है अंदर, लेकिन पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल पाता। तो वहां पर एक गर्मी सी बन जाती है उस वातावरण में और फसल उग जाती है। देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये मान लीजिए एक ग्रीन हाउस है, तो यहां पर ये प्रकाश आ रहा है और ये प्रकाश पूरा वापस नहीं जा पाता, तो यहां पर एक गर्मी का माहौल बन जाता है, गर्म वातावरण बन जाता है और इस गर्म वातावरण में फसल उग जाती है। इसको ग्रीन हाउस कहते हैं। वर्तमान में हमारी धरती की पोजीशन भी ऐसी होती जा रही है। जैसे मान लीजिए धरती है, ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है, लेकिन प्रदूषण के कारण इसके चारों ओर एक लेयर बनती जा रही है, लेयर बनती जा रही है इस धरती के चारों ओर। उसके कारण ये प्रकाश जो है पूरा बाहर नहीं निकल पाता, तो ये धरती का जो वातावरण है ये गर्म होता जा रहा है। इस गर्म होते हुए वातावरण को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अब हम इसके कारणों पर चर्चा करते हैं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण जो है, औद्योगिक क्रांति के पश्चात बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई गई, बड़े बड़े कारखाने लगाए गए, जिनकी चिमनियों से हानिकारक धुआं निकलता है। इसके साथ साथ जीवाश्म ईंधन का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इनके प्रयोग से हानिकारक गैस बढ़ती जा रही है वातावरण में। एक प्रमुख कारण वनों की कटाई। वनों की कटाई अधिकतर की जा रही है, जिससे क्या है, वन कम होते जा रहे हैं। वन के कम होने से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो चक्र बना हुआ है वो प्रभावित हो रहा है। देखिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जंतु सांस लेने की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो पौधे और जंतुओं में एक चक्र बना हुआ है, एक बैलेंस बना हुआ है। लेकिन वनों की कटाई लगातार होने से ये चक्र प्रभावित हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, जो प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है, जो समस्या का एक प्रमुख कारण है। एक प्रमुख कारण है जनसंख्या विस्फोट। देखिए, ये सभी समस्याओं की जननी है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आवश्यकता बढ़ रही है, आवश्यकताएं बढ़ रही है, तो प्रकृति का अनियंत्रित दोहन किया जा रहा है, वनों की कटाई की जा रही है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट है, जनसंख्या अधिक है तो उनकी आवश्यकताएं अधिक होती जा रही हैं। जब आवश्यकताएं अधिक होती जा रही हैं तो उनकी पूर्ति करने के लिए वनों को काटा जा रहा है। देखिए, अब हम बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो 97 में हुआ था, 1997 में, उसमें 6 प्रमुख गैसों की पहचान की गई। कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये प्रमुख 6 गैसों की पहचान की गई है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए
जिम्मेदार हैं। यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि जल वाष्प भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है और सबसे अधिक मात्रा में, लगभग आधे से अधिक की मात्रा में जल वाष्प ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अगर प्रश्न में जल वाष्प ऑप्शन है तो जल वाष्प आंसर सही होगा, लेकिन जल वाष्प नहीं है तो CO2 अधिक उत्तरदायी है। लेकिन इनका क्रम देख लीजिए, सबसे अधिक उत्तरदायी जल वाष्प है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है, फिर मीथेन उत्तरदायी है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड उत्तरदायी है। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जो मीथेन है, मीथेन ग्लोबल वार्मिंग के लिए अधिक प्रभावशाली है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अपेक्षा। लेकिन चूंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में है, इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक ज्यादा जिम्मेदार है। लेकिन प्रभावशाली की बात की जाए तो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फ्रिज और एसी में प्रयोग किया जाता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है। यह भी एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन जो विभिन्न देश हैं किस प्रकार उत्सर्जन कर रहे हैं, कितना कितना कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये यूरोपीय आयोग और नीदरलैंड पर्यावरण आकलन एजेंसी के द्वारा जो एडगर डाटाबेस जारी किया गया है, उसके अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो उत्सर्जन है सबसे ज्यादा चीन द्वारा किया जाता है, उसके बाद अमेरिका है, तीसरे पे भारत है, चौथे पर रूस और पांचवें पर जापान है। अगर हम प्रति व्यक्ति की बात करें कि प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन किस देश में ज्यादा किया जाता है, तो उसका आंसर अमेरिका होगा। प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अमेरिका है, फिर कनाडा है, फिर रूस है, फिर जापान है, फिर जर्मनी है। अब हम ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे प्रमुख प्रभाव तो इसका यही है कि वातावरण में गर्मी बढ़ती जा रही है। अगला प्रभाव है, कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं, क्योंकि जो मौसम बदल रहा है, जो गर्मी बढ़ रही है, वो उस गर्मी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं, तो प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। कृषि उपज में परिवर्तन हो रहा है। अगला प्रभाव है, जीव जंतुओं के और मनुष्यों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, उसको शरीर सहन नहीं कर पा रहा है। अगला प्रभाव है कि चरम मौसम में वृद्धि हो रही है। जैसे आपने देखा होगा, भयंकर बाढ़ आती है, भयंकर तूफान आ रहे हैं, भयंकर लू चल रही है, ये चरम मौसम में वृद्धि हो रही है। अगला प्रभाव है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। देखिए, जब गर्मी बढ़ रही है पृथ्वी के वातावरण में, तो जो बर्फ जमी पड़ी है ध्रुवों पर और अंटार्कटिका में जो बर्फ जमी पड़ी है, वो बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। उससे वो पानी पिघलकर समुद्र में जाता है, तो समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। देखिए, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि दो तरीके से हो रही है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। समुद्र के जल स्तर में किस प्रकार से वृद्धि हो रही है? देखो, पहला कारण तो यह है कि ग्लेशियर से जो बर्फ पिघली उसका पानी समुद्र में गया, समुद्र का जल स्तर बढ़ गया। दूसरा कारण क्या है कि जो पृथ्वी के वातावरण की जो गर्मी होती है, अधिकांश गर्मी समुद्र द्वारा सोख ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है, जिससे जब गर्मी बढ़ रही है तो समुद्र की सतह का तापमान भी बढ़ेगा और अधिक तापमान के कारण उसके आयतन में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार भी समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। एक कारण यहां पर यह है कि भयंकर वर्षा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जब जलवायु गर्म हो रही है, अब गर्म जलवायु अधिक पानी एकत्र कर सकती है, जिसके कारण भयंकर वर्षा हो सकती है, भयंकर तूफान आ सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के उपायों पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस समस्या से हम कैसे निपट सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है कि कारखानों में प्रदूषण रोकने के उपाय करने होंगे। उनकी चिमनियों से जो खतरनाक धुआं निकलता है, ऐसा उपाय कर लिया जाए कि प्रदूषित गैसें कम से कम वातावरण में पहुंचे। दूसरा है, देखिए, वाहन जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो कार्बन आधारित वाहन है। पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कार्बन होता है, उस कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो वाहनों को कार्बन से हटाकर हाइड्रोजन आधारित वाहन बदलना होगा। हाइड्रोजन प्रदूषणकारी नहीं है, कार्बन प्रदूषणकारी है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाना होगा या सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहनों को भी हम बढ़ा सकते हैं। अगला पॉइंट है, कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली तकनीक विकसित करनी होगी। अगर हमारे वैज्ञानिक ऐसी टेक्निक विकसित कर दें
जिसमें कार्बन का उत्सर्जन कम हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम बनेगी, तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को कम किया जा सकता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पन बिजली इनको बढ़ाना होगा। देखिए कोयले से जो बिजली बनती है उससे बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, तो पन बिजली को बढ़ावा देना होगा। एक मुख्य उपाय है वृक्षारोपण। यह मुख्य उपाय है। देखिए जितने से अधिक हम वृक्ष लगा सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं, वनों को बढ़ा सकते हैं, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो चक्र है वो संतुलित हो सकता है। जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है उसको वृक्ष कम कर सकते हैं। कि वैश्विक लेवल पर अभी तक क्या प्रयास किए गए हैं। लेकिन जो पहला प्रयास जो था 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन है। इसके बाद 1992 का पृथ्वी सम्मेलन जो ब्राजील के रियो शहर में हुआ था, जिसको रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन प्रमुख सम्मेलन जो था वो क्योटो प्रोटोकॉल है, 1997 में हुआ था जापान के क्योटो शहर में। ग्रीन हाउस गैसों को कम करने का उद्देश्य इसमें निर्धारित किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल ये बहुत पूछा जाता है, किस वर्ष हुआ था? 97 में। ये लागू कब हुआ? 2005 में लागू हुआ ये। इसके बाद आता है पेरिस समझौता, 2015 में पेरिस समझौता जो हुआ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए पेरिस समझौते के अनुसार जो पूर्व औद्योगिक स्तर पर तापमान था, यानी औद्योगिक क्रांति से पहले जो हमारे वातावरण का तापमान था, उससे लेकर अब तक जो है उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ने देना है, ये पेरिस समझौता कहता है। इसके बाद देखिए आईपीसीसी की छठी आकलन रिपोर्ट अभी 2021 में जारी की गई है, जिसके अनुसार, जिसका शीर्षक क्या है? क्लाइमेट चेंज पर है। जिसके अनुसार 2050 तक वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बनाए रखने की आवश्यकता है। इसके 50 COP26 ग्लासगो 2021 में आयोजित किया गया, जिसमें किस बात पर चर्चा हुई कि दशक के अंत तक वनों की कटाई को रोकना है और मीथेन के उत्सर्जन को कम करना है। देखिए अब मीथेन आ गया है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अधिक प्रभावशाली है, हालांकि उसकी प्रतिशत मात्रा कम है, लेकिन मीथेन अधिक प्रभावशाली है, इसलिए मीथेन के उत्सर्जन को भी कम करने पर जोर दिया गया है। देखिए अब हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे कि क्या विकास को रोक दिया जाए या इसी तरीके से चलते रहने देना चाहिए। देखिए अगर विकास को इसी रफ्तार से हम चलाते रहे तो एक दिन हमारी धरती पर जीवन मुश्किल हो जाएगा, ये धरती जीवन जीने लायक नहीं बचेगी। अब प्रश्न ये उठता है क्या विकास को रोक दिया जाए? क्या हम वापस जा सकते हैं? नहीं, वापस जाना भी संभव नहीं है। फिर इसका आंसर क्या हो सकता है? आखिर क्या है उपाय? भाई जीवन जीना भी जरूरी है। हम ऐसा विकास नहीं चाह सकते कि हमारा स्वयं का जीवन ही खतरा पड़ जाए। भाई विकास किसके लिए है? विकास है तो मनुष्य के लिए ही, और मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ता जा रहा है, तो हमको ऐसा विकास नहीं चाहिए। इसका बेस्ट आंसर जो होता है वो सतत विकास आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए ये ऐसा विकास होगा कि हम धीरे धीरे विकास करेंगे और उस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे जिससे प्रदूषण कम से कम हो, पर्यावरण को क्षति कम से कम हो, वनों को अधिक से अधिक लगाया जाए। ऐसा विकास करना होगा कि मनुष्य का जीवन भी सुरक्षित रहे और हम विकास भी करते रहें। देखिए इसमें एक चेतावनी यहां ये दी गई है कि वर्तमान समय में अगर हम अचानक एकदम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर दें तो भी तापमान वृद्धि को नहीं रोका जा सकता, तो भी वो बढ़ती रहेगी। तो कितनी खतरनाक पोजीशन बनती जा रही है। देखिए कोरोना काल का यहां मैं जिक्र करना चाहूंगा। कोरोना काल में विश्व के अधिकांश देशों में लॉकडाउन लगाया गया, फैक्ट्रियां बंद की गई, वाहनों का बाहर निकलना बंद किया गया, जिससे प्रदूषण के स्तर में कमी देखी गई, जो ये साबित करता है कि हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। तो हमें सतत विकास अपनाना होगा, यही एक उपाय है।